मियाँ यूसुफ सलाहुद्दीन एक पाकिस्तानी समाजी इंसान दोस्त, साबिक सियासतदान और लाहौर की मारूफ सकाफती शख्सियत हैं। यूसुफ सलाहुद्दीन बरसगीर के मुमताज़ सियासतदान और शायर अल्लामा मोहम्मद इकबाल के नवासे और मारूफ जज जावेद इकबाल की भांजे हैं। आप नवंबर 1951 में लाहौर में पैदा हुए। यूसुफ सलाहुद्दीन फ़नून लतीफ़ा से ख़ुसूसी दिलचस्पी रखने वाले इंसान हैं। आपके पास लाहौर में एक बड़ी हवेली है जो आम तौर पर मियाँ सल्ली की हवेली के नाम से मशहूर है। यह हवेली अपनी अहमियत और तारीख रखती है। मुल्क की आला सियासी और समाजी शख्सियात के साथ आपके अच्छे मरासिम हैं जो अक्सर इस हवेली की तकरीबात की जीनत बनते हैं और फ़न की दुनिया में जाने पहचाने जाते हैं। और यही वजह है कि आप न सिर्फ फ़न की खिदमत करते दिखाई देते हैं बल्कि आपका शुमार पाकिस्तान की हर दिल अजीज़ शख्सियात में होता है। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ लाहौर के गुंजानाबाद इलाके हवेली बारूद खाना में और आज और के मेहमान में जो मेहमान शख्सियत हैं वो आपकी जानी पहचानी शख्सियत हैं, किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। मैं बात कर रही हूँ मियाँ यूसुफ सलाहुद्दीन की। जी हाँ, मियाँ यूसुफ सलाहुद्दीन का शुमार लाहौर की मशहूर शख्सियात में होता है। मैं आपको बताती चलूँ कि मियाँ यूसुफ सलाहुद्दीन जो हैं वो बरसगीर के अजीम रहनुमा, फ़िलासफ़र और शायर मशरिक़ अल्लामा मोहम्मद इकबाल के नवासे और मशहूर जज जावेद इकबाल के भांजे हैं। मेरे अक़ब में आप हवेली बारूद खाना का खूबसूरत मंजर देख रहे होंगे। हवेली बारूद खाना लाहौर की तारीख़ रखता है अपने अंदर। जी हाँ, आइए हवेली के अंदर चलते हैं और मुलाकात करते हैं मियाँ यूसुफ सलाहुद्दीन से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो जो है आपकी जो शख्सियत है वो जानी पहचानी है, मेरा ख़्याल से पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर भी सभी आपको जानते हैं, हमने अपने इंट्रो में भी बताया। लेकिन फिर भी मैं चाहूँगी सर कि हमारे चैनल के तवज्जुह से आप अपने बारे में, अपनी इब्तिदाई ज़िंदगी के बारे में और इस हवेली के बारे में जो लाहौर का खूबसूरत कल्चर और इसकी मंजरकशी करती है, इसके बारे में बताएँ। मेरी पैदाइश भी यहीं की है, बचपन मेरा यहाँ गुजरा। उसके बाद फिर हम सारी जो फैमिली थी उस वक्त जब हम यहाँ रहा करते थे तो ये एक जॉइंट फैमिली सिस्टम था। मेरे दादा और दादी थे, फिर मेरे दादा के छोटे भाई और उनकी फैमिली थी, फिर मेरी एक वालिद की पुप्पो थी, वो उनकी फैमिली, वो भी यहाँ थे। फिर मेरे जो दादी के भाई थे, बिकॉज माई ग्रैंड पेरेंट्स वर ऑल्सो फर्स्ट कज़न्स, तो वो भी यहाँ। तो एक बहुत ही खूबसूरत माहौल था और हम एज किड्स, आई मीन इट वाज लवली ग्रोइंग अप हियर विद सो मच लव एंड अफेक्शन फ्रॉम द एल्डर्स। और हर किस्म की शरारत जो थी हम कर लेते थे और हमें हमारी जो दादियाँ थीं वो हमें बचा लेती थीं उस क्या कहते हैं कि हमें कोई सदा ना मिले या कोई सख्ती ना हमारे पे हो। तो जहाँ तक हवेली का ताल्लुक़ है, हवेली तो ये हमारी फैमिली में आई है अंग्रेज़ों के आने के बाद। अच्छा। क्योंकि हमारी जो एक्चुअल जो हवेली थी हमारी वो बिल्कुल यहाँ पास ही, यहाँ अब वाटर वर्क्स हैं लाहौर शहर के, क्योंकि यहाँ अंग्रेज़ों से पहले यहाँ कुओं का सिस्टम था। हवेली का भी अपना एक कुआँ था जहाँ से पानी इस्तेमाल करते थे और शहर में भी यही तरीक़ाकार था, हर चौराहे में और हर जगह कुएँ थे जहाँ से लोग पानी लेके इस्तेमाल करते थे। वो जो हवेली थी हमारी, वहाँ क्योंकि वो सबसे ऊंची जगह पे थी तो वहाँ वो अंग्रेज़ों ने हमसे एक्वायर करके तो उसकी जगह हमें ये दे दी, क्योंकि ये सिखों की प्रॉपर्टी थी और रंजीत सिंह के जब अंग्रेज़ आ गए, उनकी हुकूमत आ गई तो फिर उनकी प्रॉपर्टी उनकी हो गई। तो ये बारूद खाना था, आर्सनल था जहाँ वो अपना गोला बारूद और एक जो घर था इसी में, जो घर का हिस्सा था वहाँ वो जो कमांडिंग जनरल था वो रिहाइश पजीर था और उसकी सुपरविज़न के अंदर ही सब ये बारूद, गोला, तोपें, जो भी डिफेंस के लिए जो उनको चाहिए होता था वो था। तो इसीलिए इसका ये वाक़ई भी बाज़ार बारूद खाना
में है और इसका नाम भी इसका खाना, नाम भी हवेली बारूद। आपके ग्रैंड पेरेंट्स फिर यहाँ आकर रहे? नहीं, मेरे ग्रैंडफादर के ग्रैंडफादर के ओके। ज़माने में ये 1800 कुछ। आपने पाकिस्तानी सियासत से किनारा कशी क्यों की? कभी ख्याल नहीं आया? मैं ना पूछे, इट्स वेरी पेनफुल सब। लेकिन मैं आई एम आप जैसे लोगों की ज़रूरत है उस यूथ नहीं, को हमारे जैसे लोगों की ज़रूरत कतई नहीं है बिल्कुल नहीं है। हम जो कर रहे हैं, मैं जो कर रहा हूँ इस अपने मुल्क के लिए, अपने नौजवानों के लिए, उनको जो मैं एक आइडेंटिटी देने की कोशिश कर रहा हूँ, उनको उनकी हिस्ट्री, उनकी जो सारी जो चीज़ें उनको जिस चीज़ों का इल्म होना चाहिए, मैं वो उन तक पहुँचा रहा हूँ। मेरे पास एक प्लेटफॉर्म है और नो डाउट आप एक ग्रेट वर्क कर रहे हैं, यूथ के साथ जुड़े हुए हैं आप, नौजवान तो नस्ल। मैं एक्चुअली मैं क्या करूं, मैं आपके फादर ने भी 1977 में इलेक्शन लड़ा, कामयाब भी हुए, बहुत 2 दफ़ा 3 दफ़ा 4 दफ़ा कामयाब हो गए, 3 दफ़ा। आप 2 दफ़ा क्यों यूं नहीं खान मेरे चाहते कि इस ग्रैंडफादर, सिस्टम में इंटर हो? मैं बिल्कुल, मैं भी प्रोविंशियल असेंबली का मेंबर था, प्रोविंस में मिनिस्टर भी था और ये सारा कुछ एक फैमिली बैकग्राउंड थी। लेकिन मुझे महसूस हुआ कि मैं कुछ इट्स नो यूज़, चलो मैं बन जाऊंगा, बस ज़्यादा से ज़्यादा वज़ीर बन जाऊंगा, क्या कर लूँगा, कुछ नहीं। तो पॉइंट ये है कि जहाँ एक सारे का मुझे बड़ा अजीब लगता था, हमें जिस किस्म की हमारी ग्राउंडिंग थी, जो सोच थी हमारे बुज़ुर्गों की, जो पाकिस्तान से मोहब्बत थी, वो कोई नज़र ही नहीं आती थी। हम जब कोई इस तरह की बात करते थे तो हमारे जो अब मैं छोड़ें इस बात को, लेकिन बात ही है कि हमारा जो है ना ये एक अल्लाह करे कि किसी वक्त कोई इस तरह की कोई एक सोच आए और हमारी जो वैल्यूज़ हैं जो इस वक्त बिल्कुल बर्बाद हो गई हैं। करप्शन को हम बुरा ही नहीं समझते, अगर कोई करप्शन नहीं करता तो उसको बेवकूफ़ समझते हैं। अब ये लेवल तो हमारा आ गया है, तो कितना एग्जिस्ट करना कितना मुश्किल है। एक बंदा जो अपने बेपनाह अपने मुल्क से मोहब्बत करे और उसको कोई नहीं, उसको खब्त हो, हमें खपती चाहिए जो पैशनेटली इस मुल्क को चाहते हैं ना, वो लोग वो है नहीं, वो पैशन ही नहीं है। अब खा अच्छा मियां साहब, मैं ये देख रही हूँ कि इस हवेली में ग्रीनरी, खूबसूरती और ख़ासकर इस हाउस में जो ऑरेंज फिशेस हैं उन्होंने तो मेरी तवज्जो अपनी तरफ कर ली, तो बहुत अच्छी लग रही है। आपका शौक है? अगर अब देखें ना, आपको इस बात का इल्म नहीं है, लेकिन हमारी जितनी पुरानी मसाजिद थी उनके अंदर जो हौज हुआ करते थे, इवन बादशाही मस्जिद में भी ये मछलियाँ थी। और ख़ास तौर पर मुग़लों के ज़माने में ये जो वाटर चैनल्स इन्होंने बनाए हुए थे, क्योंकि मुग़लों को बहुत पानी का ये था, ये तो अपने बेडरूम जो थे उनके मार्बल के, उसके नीचे भी पानी की वो छोटी छोटी वो चैनल्स थी, जिससे वो फ़र्श ठंडा रहता था। तो इन्होंने मुग़ल्स ये करते थे कि इन्हीं मछलियों को एक सोने का रिंग नाक में पहनाते थे, जिसमें एक एमरल्ड और एक रूबी और एक पर्ल होता। और फिर आप सोचें वो वाइट पानी में मतलब मार्बल में जब वो निकलती थी तो खूबसूरत लगता हो। और ये सारा आप खुद करते हैं, इसकी सारी मेंटेनेंस और ये सारा जो आपने इसकी खूबसूरती को बरकरार रखा हुआ है? क्योंकि मैं यहाँ रहता हूँ, आई एम दी ओनली मेंबर ऑफ द फैमिली हु लिव्स हियर, ठीक है। तो जहाँ फिर इंसान, ये घर इस तरह नहीं रह सकते, क्योंकि ऑलरेडी 40-45 साल यहाँ कोई नहीं था, सब शिफ्ट कर गए यहाँ से। ये घर, ये जो आप यहाँ बैठी हुई हैं, ये कोर्टयार्ड नहीं था, यहाँ भी कमरे थे। ये वाला कोर्टयार्ड था, ये वाला था, ऊपर वाला था, ये नहीं था। ये जब गिरा है ना, एक छत गिरी, फिर दूसरी साथ को ले गई, वो फिर बिल्कुल ही ख़त्म हो। तो तब मैंने फ़ैसला किया, मैंने कहा अब ये मैं तो इसको, अगर ये सारा ही गिर जाएगा अगर इस पर तवज्जो ना देगी, तो 86 में फिर मैं यहाँ मूव कर गया। एक कमरा मैंने ठीक किया, एक बाथरूम, एक कमरा बस ठीक था, बाकी कमरे स्ट्रक्चर ठीक था, लेकिन हालत तो इनकी ख़राब। फिर आहिस्ता आहिस्ता मुझे अभी तक मैं इसकी क्या कहते हैं देखभाल कर रहे हैं, देखभाल, मुरम्मत, क्योंकि लकड़ी की छतें कहीं ना कहीं से किसी वक्त भी आपको पता नहीं चलता, को क्रैक कर जाए, एक कड़ी क्रैक कर जाए, तो यू हैव टू चेंज इट इमीडिएटली। तो वो तभी होगा अगर आप कोई होगा वहाँ। अगर सिर्फ आप मुलाजमों पे उसको छोड़ देंगे तो हो सकता है कि वो इतनी केयर ना करें। तो इसको मैंने फिर इसकी सारी रेनोवेशन नहीं की, मैंने इसकी रेस्टोरेशन की है। मियां साहब, आपने इस हवेली में जो लाहौर का खूबसूरत कल्चर समाया हुआ है, जो मंजर कशी करता है, मैं चाहूँगी कि अपने नाज़रीन को भी वो दिखाऊं। चलें। सर, आपकी कुकिंग कहाँ तक पहुँची? मेरी कुकिंग बस एक डिश मुकम्मल हो गई है, अब दूसरी अभी ट्राई करूँगा।
अच्छा, तो आपको खाने पकाने का शौक है? ओह ट्रेमेंडस, मेरे लिए तो बहुत बड़ी रिलैक्सेशन है ये, क्या कहते हैं, कुकिंग। कुकिंग, इसके अलावा क्या करते हैं, क्या हॉबीज़ हैं? शिकार। खान साहब की जो बुक है मैं और मेरा पाकिस्तान, उसमें उन्होंने आपका भी जिक्र किया है, तो इस दोस्ती के हवाले से कुछ बताइए। बस बचपन से ही हम दोस्त हैं, हम एक ही स्कूल में पढ़े हैं, फिर बाद में जब और ज़्यादा दोस्ती हो गई, फिर बहुत ज़्यादा, इट्स जस्ट यू नो लाइक यू नोन समबडी फॉर इयर्स एंड इयर्स, और बस यही है। तो सर, जहाँ पे ये एक बहुत प्रिविलेज और ऑनर की बात है कि आपका ताल्लुक़ शायर मशरिक़ अल्लामा इकबाल से है, आप उनके ग्रैंडसन हैं, वहीं ये एक चीज़ आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह भी है, कैसा फ़ील करते हैं? बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और बिल्कुल है, और लोग आपको एक्सपेक्ट करते हैं यू टू बी इन अ सर्टेन वे। मैं कोशिश करता हूँ, लेकिन एट द सेम टाइम आई एम अ फ्री बर्ड। मैं यू नो मैंने हमेशा अपनी ज़िंदगी उसी तरह गुजारी है जिस तरह मैं चाहता था, ठीक है? और उस पर क्रिटिसिज्म भी कई दफ़ा होती है भी, और लेकिन बहरहाल आई थिंक दैट जिस तरह आपने ये सवाल किया कि रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और मैं कोशिश करता हूँ कि इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को मैं आसान तरीके से इसको मैं निभाऊँ। सर, आज के दौर की बात करें और बात करें इकबालियत की या इकबाल पर्सपेक्टिव की, तो वो कितना रेलेवेंट है या कितना रेलेवेंट रह गया है? वो रेलेवेंट जो है वो बिल्कुल है, आजकल के ज़माने में भी रेलेवेंट है, और आपके सामने ईरान की मिसाल मशहूर है कि इल्लामा साहब की वफ़ात के कितने साल बाद ईरान में जो इनकलाब आया, और वो तो इकबाल को अपना कौमी शायर मानते हैं। देखिए लास्ट इकबाल डे नवंबर में, तो उसमें मैं ईरान के जो काउंसलेट के जो डायरेक्टर थे वो भी तशरीफ़ लाए थे, और उन्होंने बड़ी एक अहम बात की, और उन्होंने ये कहा कि पहले तो उन्होंने ये कहा कि आप जितना इकबाल को यहाँ याद करते हैं उससे हम आपसे 100 गुना ज़्यादा वहाँ करते हैं, और कोई ऐसा कोई कस्बा, कोई शहर, और बहुत सारी यूनिवर्सिटियाँ, मदरसे जो हैं हर शहर में जो है वो इकबाल के नाम से मंसूब है। सर, इकबाल ने यूथ पे बहुत लिखा, यानी अपनी यूथ को, नौजवानों को उन्होंने शाहीन जैसे परिंदे से कंपेयर भी किया, तो आपको लगता है ये जो हम आज की यूथ है ये इकबाल के उस पर्सपेक्टिव पे पूरी उतर रही है? अगर पूरी नहीं उतरेगी, वो तो पाकिस्तान भी वो पाकिस्तान नहीं बन सका जो कायदे आज़म और इकबाल की जो नज़दीक नहीं उसके गए हम बल्कि ऑपोजिट डायरेक्शन में गए। देखिए फैक्ट्स आर फैक्ट्स। नाज़रीन, आइए आपको हवेली बारूद खाना के कुछ खूबसूरत मनाज़िर दिखाते हैं। पहले कोई प्यार ही नहीं था
कि कोई के मादरे मिलत के बारे में कोई वीडियो बने या उनके बारे में कोई उनका आना उनकी बर्थडे या उनकी डेथ एनिवर्सरी कोई कुछ स्टेट टेलीविज़न भी कुछ नहीं करता था काफ़ी सालों से। इमरान खान की हुकूमत आई तो मैंने ये फ़ैसला किया और मैंने पीटीवी से कहा कि हम कुछ ना कुछ बनाएंगे, तो मैंने एक वीडियो बनाया, बल्कि दूसरे साल फिर एक और वीडियो बनाया, 2 वीडियोस बनाए। एक रिसेंटली जो लास्ट राहत फ़तेह अली ने उसको गाया था, और तू कौम की है माँ तुझे कौम का सलाम है, और एक हिना नसरुल्लाह ने वो मैंने ही कंपोज़ किए थे दोनों। फ़ातिमा जनाब वो शख्स थी, वाहिद औरत थी जो जानती थी कि उनका भाई किस किस्म का पाकिस्तान चाहता है। तो हमने हर ऐसे शख्स को जो कायद और इकबाल के विज़न को फॉलो करना चाहता था, हमने एलिमिनेट ही कर दिया। हमने तो नहीं किया, लेकिन जिन्होंने किया उन्होंने किया। अच्छा, ज़िंदगी का कोई खुशगवार वाक़या या यादगार वाक़या? बहुत खुशगवार वाक़ये कोई ऐसा जिसको और बहुत सारे गमगीन वाक़ये भी हैं। अब क्या बंदा, सबसे ज़्यादा मुझे खुशी हुई थी जब कायद आज़म की बेटी यहाँ तशरीफ़ लाई थी। अच्छा, दैट वॉज द ग्रेटेस्ट मोमेंट। कोई बड़े बड़े प्रिंस और जो भी थे हेड्स ऑफ स्टेट यहाँ विज़िट करते रहे, लेकिन जो वो घंटे मैंने उनके साथ गुजारे, वो मैं आई थिंक कि मेरी ज़िंदगी में मैं समझता हूँ कि इट वॉज जस्ट एब्सोल्युटली फैबुलस। अच्छा मियां साहब, म्यूज़िक से जो आपका लगाव है, जो दिलचस्पी है, वो हमने देखा एक मास्टरपीस आपने कंपोज किया, प्रोड्यूस किया, विरसा। तो उसके पीछे आपका क्या वो थी, और आज आप कोई ऐसा प्रोजेक्ट करना चाहेंगे जो एक बार फिर हमें कल्चर से को ही कंटिन्यू करूँगा जब तक मैं कर सकता हूँ। ठीक है, अभी लास्ट हमने एक बाल डे पे किया था एक विरसा, कोविड की वजह से आके, और अब तो इस वक्त अब इंशाल्लाह शुरू करेंगे, अब ज़रा थोड़ी सी मौसम ठीक हुआ। लेकिन आपका रिमिक्स के हवाले से और पॉप के हवाले से क्या ख्याल है? ठीक है, बच्चे एक्सपेरिमेंटेशन करते रहते हैं, करनी चाहिए, लेकिन कभी भी अपनी जो रवायती म्यूज़िक है उसको ख़त्म नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए, और उसके लिए मेरे ख्याल से ये बेड़ा जो आपने उठाया हुआ है ना विरसे की शक्ल में, मतलब ये मास्टरपीस है म्यूज़िक। देखिए मैं आपको बताऊँ, जो पॉप म्यूज़िक है वो एक लिहाज से इट्स मैं क्या कह सकता हूँ, उसमें कोई डेप्थ नहीं है। अब तो हर चीज़ जो है वो इलेक्ट्रॉनिक ही हो गई है। आवाज़ आपकी हो या ना हो, आप उसको अब क्या कहते हैं, कोई टोनर लगा देते हैं, कोई कुछ कर देते हैं, आप आवाज़ भी बना देते हैं, सुर भी सीधा कर देते हैं, तो जो नहीं भी गाता उसको वो भी थोड़ा बहुत सिंगर बनने की कोशिश कर लेता है। सो वो एक ये तो चीज़ थी ना, जो जिन लोगों का सालों का रियाज है, जो एक रियाज करते हैं, वो एक गायकी है उस किस्म की, तो वो ख़त्म नहीं होनी चाहिए। और ये एक मेरी कोशिश है कि इसको ज़िंदा रखा जाए। सर, लाहौर में जो एक त्यौहार बड़े जोश और जज्बे के साथ, बसंत, आप बताएं, आप मनाते थे बचपन में? मैं इतनी मनाई है बसंत को, बसंत को पॉपुलराइज ही मैंने किया, यहीं से बसंत पॉपुलराइज हुई, वरना तो ये सिर्फ अंदरून शहर का था, बाकी लाहौर को तो पता ही नहीं था कि बसंत होती क्या है। सर, आपका मैसेज यूथ के लिए? यूथ के लिए मेरा मैसेज जो है वो ये है कि आप नॉलेज जो है, अनफॉर्चुनेटली आजकल का नौजवान पढ़ता नहीं है, किताबें नहीं पढ़ता, नॉलेज नहीं गेन करता। मुझे याद है कि याद क्या है, अब भी पढ़ते पढ़ते ही सोते हैं, कोई ना कोई किताब, वो रुझान ही ख़त्म हो गया। तो ये चीज़ें मैं अपने नौजवानों से कहना चाहता हूँ कि नॉलेज जो है उसको गेन करें, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। बहुत शुक्रिया सर आपके इस खूबसूरत मैसेज का और आपके वक्त का जो आपने हमें दिया। नाज़रीन, इसी के साथ हमारे प्रोग्राम का जो वक्त है वो इख्तिताम पजीर हुआ। आज की जो शख्सियत जिनसे हमसे आपको मिलवाया, मेरा ख़्याल से वो अपने अंदर एक जो है बहुत बड़ा नॉलेज, शऊर और फ़िक्र है। तो अपनी कीमती आरा से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।